अब हम इन डिटेल बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ की और फिर बोनी इंजरीज़ की। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ में जैसे मैंने बताया था लेसिडेशन होती है, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड वुंड है और इसमें कोई आपको एक्सेसिव टिश्यू लॉस भी नज़र नहीं आ रहा और कोई डेब्रिस भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपने सिंपल क्या करना है, सूचर कर देना है स्किन को अकॉर्डिंग टू द लेयर्स ऑफ द स्किन। लेकिन अगर स्किन कंटेमिनेटेड है विद द डर्ट, तो आपने उसे अच्छे से पहले साफ़ करना है, स्क्रब करना है, उसके बाद जो है उसे सूचर करना है एज सून एज पॉसिबल। फेशियल की जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ होती है, उसकी अच्छी बेसिकली प्रोग्नोसिस है, क्योंकि फेशियल की जो ब्लड, फेशियल रीजन की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। जिस रीजन की ब्लड सप्लाई अच्छी हो वहाँ पे जो है हीलिंग अच्छे से होती है। सो फेशियल स्किन हैज़ अ रिच ब्लड सप्लाई व्हिच कंट्रीब्यूट टू द एक्सीलेंट हीलिंग। देन फेशियल नर्व इंजरी, जैसे मैंने आपको बताया था, मोस्ट कॉमन नर्व्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं इन द मैक्सिलोफेशियल इंजरी, सो दैट इज़ द फेशियल इंजरी। इसमें जो है फेशियल नर्व जो होती है उसके फंक्शन को असेस करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप फेशियल इंजरी या फेशियल ट्रॉमा का पेशेंट आपके पास आए। इसकी जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होती है वो यही होती है प्राइमरी रिपेयर के। पेशेंट जो है जो सर्जन है वो क्या करता है, जो भी उसकी टू एंड सेपरेट हुए हैं या जो भी उसमें लेसरेशन आई है, उसके टू एंड्स को दोबारा से री एनास्टोमोस कर दिया जाए, उन्हें करीब कर दिया जाए। सो एज अ रिजल्ट आपके पास अच्छी हीलिंग हो जाती है ऑफ द फेशियल नर्व इंजरी। देन नेक्स्ट वी हैव पैरोटिड डक्ट इंजरीज एंड द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। इसमें क्या है कि कैसे आप सस्पेक्ट करते हैं पैरोटिड डक्ट इंजरीज के, एक्सेसिव सलाइवेशन आपको नज़र आ रही होती है। अब इसको आपने डायग्नोज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप मेथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन होता है उसको रेट्रोग्रेड मैकेनिज्म, रेट्रोग्रेड का क्या मतलब है कि जो पैरोटिड डक्ट होती हैं वो ओरल कैविटी में अपनी सारी सिक्रीशंस रिलीज़ कर रही होती हैं, तो आपने क्या करना है, ये है उसका एंटेरोग्रेड के ओरल कैविटी में उसने सिक्रीशंस निकाली। अब आपने ये मेथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन लेना है, उसको रेट्रोग्रेड मैकेनिज्म में इंसर्ट करना है, यानी ओरल कैविटी से आपने उसको डालना है इनटू द पैरोटिड डक्ट। और अगर मेथाइलिन ब्लू का जो है वो लीकेज नज़र आए आपको, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ पैरोटिड डक्ट इंजरी। इसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है कि आप स्टेंट को डाल सकते हैं इन द पैरोटिड डक्ट फ्रॉम विद इन द माउथ, और ये जो हमारे पास दो पोर्शन ऑफ द डक्ट सेपरेट हुए हैं, जो उनमें टॉर्न आया है, उसको जो है उसके बीच में जब ये स्टेंट आएगा तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और इस स्टेंट को आपने छोड़ देना है फॉर फ्यू डेज एंड अ फ्यू वीक्स, ताकि दोबारा से री एनास्टोमोसिस हो सके। ये हो गई सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ की बात। अब बात करते हैं बोनी इंजरीज़ की। बोनी इंजरीज़ को मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, अपर वन थर्ड की, मिडिल वन थर्ड एंड द लोअर वन थर्ड। सबसे पहले बात करेंगे अपर वन थर्ड की, जो कि हमारे पास कहाँ से होता है, फ्रॉम द लेवल ऑफ द कैंथी एंड अपवर्ड के, जो हमारे पास फोर हेड का रीजन होता है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। इसमें फ्रैक्चर जो होते हैं वो सुप्रा ऑर्बिटल रिज के होता है, ऑर्बिटल फ्लोर का होता है, एंड द फ्रंटल साइनसेस का फ्रैक्चर्स आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे दैट इज़ द फ्रंटल साइनस फ्रैक्चर। फ्रंटल साइनस फ्रैक्चर जो होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद द न्यूरोलॉजिकल इंजरी। और क्यों इसमें न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो रही है, क्योंकि जो भी फोर्स है वो सीधा इम्पेक्ट कर रही होती है ऑन द क्रेनियम। दैट्स वाई इसमें न्यूरोलॉजिकल इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आपको याद रखना है वो ये है कि फ्रंटल साइनस फ्रैक्चर्स में हो सकता है कि जो पीछे प्रेजेंट ड्यूरा है वो भी टेयर हो जाए। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि CSF राइनोरिया होगा, पेशेंट को एक्सेसिव CSF डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसमें आपने बीटा 2 ट्रांसपेरेंट को डिटेक्ट करना है। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कि उसे एक्सेसिव ओटोरिया हो रहा है और एक्सेसिव जो है राइनोरिया हो रहा है, और आपको लगता है कि, और प्रीवियस हिस्ट्री दे रहा है ऑफ द फेशियल ट्रॉमा, एंड यू आर सस्पेक्टिंग फॉर द CSF डिस्चार्ज, तो उसमें आपने बीटा 2 ट्रांसपेरेंट को डिटेक्ट करवाना बहुत अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीटा 2 ट्रांसपेरेंट जो है एक तरीके का डायग्नोस्टिक फैक्टर है फॉर द CSF डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर और नोज। सो CSF राइनोरिया अगर हो जाता है इन केस ऑफ ड्यूरल टीयर, तो आपने बीटा 2 ट्रांसपेरेंट ऐसे करवा के कन्फर्म कर लेते हैं। मैनेजमेंट की बात की जाए, सो एम ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि आपने जो साइनस है उसको बचाना है, उसको सेफ रखना है, उसके फंक्शन को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है साइनस की प्रोटेक्शन, क्योंकि साइनस का डायरेक्ट रिलेशन है विद द ब्रेन। हो सकता है कि अगर आप इसको करेक्ट टाइम पे ठीक ना करें तो इन्फेक्शन हो जाए, दैट विल बी
इन्फेक्टिंग द ब्रेन ऑल्सो, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजस का इन्फेक्शन हो सकता है, म्यूकोसील बन सकता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने इसको अच्छे से ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर मिनिमली डिस्प्लेस्ड है लेस देन 2 मिलीमीटर तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो जाती है, नेजल डिकंजेशंस वगैरह दे दिए जाते हैं। अगर एक्सेसिव डिस्ट्रप्शन हुई हुई है, फॉरहेड डिफॉर्मिटी विजिबल है और फ्रंटोनेजल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो दैट विल रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन करने के बाद भी आपने पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ना, आपने 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद सीटी स्कैन को रिपीट करवाना है ताकि आप देख सकें कि कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन लाइक मेनिंजाइटिस तो पेशेंट में डेवलप नहीं हुआ। सो फ्रंटल साइनस को ट्रीट करने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचना और साइनस को भी सेव करना। अपर 1/3 के बाद अब बात करते हैं मिडिल 1/3 ऑफ द मैक्सिलोफेशियल इंजरीज। मिडिल 1/3 जो होता है वो मैक्सिलरी टीथ से लेके कैंथस तक होता है। इसमें हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ द नोज, ऑर्बिट, जाइगोमा एंड मैक्सिलास आते हैं। स्टार्टिंग विद द नेजल बोन फ्रैक्चर, a very important point, nasal bone fracture is the most common fracture of the facial skeleton. फेशियल स्केलेटन की अगर कोई मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है सो दैट इज नेजल बोन फ्रैक्चर। अब इसमें जो है, जो इसकी कोई पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया है विद द फेशियल ट्रॉमा और आपको लग रहा है कि हो सकता है इसका नेजल बोन फ्रैक्चर हुआ है, सो इनिशियली ना आपको इतना अच्छे से उसकी जो एग्जामिनेशन है असेसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव स्वेलिंग हो सकती है, आप मिस डायग्नोस्ड भी कर सकते हो। सो इसकी एक्यूरेट जो एग्जामिनेशन होती है वो 1 वीक आफ्टर होती है द इनिशियल असेसमेंट, जब स्वेलिंग सबसाइड हो जाए। आगे भी मैं आपको बहुत सारे डिजीजेस जब बताऊंगी लोअर लिम्स फ्रैक्चर्स के, अदर फ्रैक्चर्स की, तो उसमें भी ये होता है कि एक तो आपने इनिशियल तो देख लिया पेशेंट को, लेकिन स्टिल आपको 1 वीक के बाद 10 to 14 डेज के बाद दोबारा से रीअसेसमेंट कर लेनी चाहिए अगर आपको कोई डाउट हो आपकी प्रीवियस उसमें, क्योंकि जब स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है ना फिर आपको बिल्कुल एक्यूरेट असेसमेंट मिलती है। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है इन केस ऑफ नेजल बोन फ्रैक्चर। सो नेजल बोन फ्रैक्चर में आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दी। इसके बाद अब बात करते हैं नेजो एथमोइडल फ्रैक्चर के बारे में। नाउ नेजो एथमोइडल फ्रैक्चर क्या है, ये हमारे पास कोई ऐसा फेस ट्रॉमा हुआ, कोई फेस पे पंच मारा गया या पेशेंट की फॉल की हिस्ट्री हुई, एज अ रिजल्ट जो है ब्रिज ऑफ द नोज और बेस ऑफ द फ्रंटल बोन जो है उसका फ्रैक्चर हो गया, एज अ रिजल्ट देयर विल बी द नेजो एथमोइडल फ्रैक्चर। नाउ इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको नेजल ब्रिज डिप्रेस्ड मिलेगा क्योंकि ब्रिज टूट चुका है। टेलीकैंथस मिलेगा। टेलीकैंथस क्या होता है कि जो हमारे पास दो आईज की जो मीडियल कैंथस होते हैं ना, ये इनके बीच में गैप बढ़ जाना। पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस मिल रही होती है, दैट इज द डिस्कलरेशन अराउंड द ऑर्बिट। अन अपटर्न नेजल टिप, यानी जो नेजल टिप होती है वो ऊपर की तरफ हुई हुई होती है, दैट विल गिव द पिगी नोज अपीयरेंस। अब नेजोएथमोइडल फ्रैक्चर जो है ये ब्रिज ऑफ द नोज और बेस ऑफ द फ्रंटल बोन की बोन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। ये जो बोन्स होती हैं ये बहुत थिन होती हैं, एज अ रिजल्ट ये टूट जाती हैं इनटू द वेरी स्मॉल पीसेस, दैट इज नोन एज कॉम्बिन्यूएटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूएटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि जो बोन है वो स्मॉल पीसेस में टूट जाए। अब इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसकी जो कॉम्बिन्यूएटेड नेचर है कि छोटे छोटे पीसेस को जोड़ना मुश्किल होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रीटमेंट को डिले किया जाएगा फॉर 7 to 10 days टू फॉर स्वेलिंग टू सबसाइड। जब ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की जाएगी देयर विल बी द ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ओपन करेंगे स्किन लेयर्स को और फिर इंटरनली उसे फिक्स्ड करेंगे जो सेगमेंट्स टूटे हुए हैं। लेकिन इसमें ये इशू ज़रूर होता है कि क्योंकि ये कॉम्बिन्यूएटेड नेचर का फ्रैक्चर होता है, सो इसमें रीपोजिशनिंग ऑफ द मीडियल कैंथस जो ये टेलीकैंथस हुआ है इसे भी ठीक करना होता है पेशेंट के लिए, और इसलिए इसका जो ये ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का जो सर्जरी होती है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि छोटे छोटे फ्रैक्चर्स पीसेस को जोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देन मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्बिटल फ्रैक्चर। ऑर्बिटल फ्रैक्चर जो होता है ये अलोन भी हो सकता है कि सिर्फ ऑर्बिट फ्रैक्चर हुआ है, साथ ही ये जाइगोमैटिक या मैक्सिलरी फ्रैक्चर के साथ भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने हमेशा पढ़ा हुआ भी होगा जब जब ब्लो ऑर्बिटल फ्रैक्चर का जिक्र होता है कि देयर इज अ ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट। ये जो ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट होता है ये किसी भी वॉल ऑफ द ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर सकता है। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिटल फ्लोर को। ऑर्बिटल फ्लोर को क्यों करता है, क्योंकि ये वीकेस्ट प्लेट होती है, और जब ऑर्बिटल फ्लोर जब रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट जो ऑर्बिटल कंटेंट होता है उसकी चांसेस होता है कि वो हर्निएट कर जाए इनटू द मैक्सिलरी एंट्रम। देन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात की जाए, सो देयर कुड बी अ डायरेक्ट ट्रॉमा टू द ग्लोब ऑफ द आई,
डायरेक्टली आई को ही इंजरी हुई है, या फिर लीफोर्ड 2 फ्रैक्चर, ये है मैक्सिलरी फ्रैक्चर, या जाइगोमैटिक फ्रैक्चर हुआ है। इन दोनों के फ्रैक्चर के अलोंग विद ऑर्बिटल फ्लोर भी फ्रैक्चर हो गया है। सो दो तरीके की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो एनॉप्थेल्मस मिल रहा होगा क्योंकि ऑर्बिटल वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। ऑर्बिटल एम्फीसीमा मिल रहा होगा बिकॉज देयर विल व्हेन फ्रैक्चर इज एडजेसेंट टू द पैरानीजल साइनस, पैरानीजल साइनस के बहुत करीब हो अगर तो देयर कुड बी ऑर्बिटल एम्फीसीमा। नमनेस ऑफ द चीक मिल रही होगी बिकॉज ऑफ द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इंटरैप्टमेंट, एंड डिप्लोपिया मिल रहा होता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अगर हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर रेक्टस जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं एज अ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स इन्वॉल्वमेंट, तो दैट कुड बी प्रेजेंट विद द अपवर्ड गेज पैल्सीज आल्सो। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो एक्सरे आप करवाएंगे, एक्सरे पे आपको क्लासिकल साइन मिलता है, दैट इज द टेयर ड्रॉप साइन। साथ ही साथ सीटी स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो देयर विल बी अ सर्जिकल रिक्वायरमेंट, सर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत होगी। क्या इंडिकेशन हो सकती हैं? एनॉप्थेल्मस एंड द डिप्लोपिया, यानी आपकी जो आई है ना उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होगी। एग्जैक्टली लाइक द नेज़ोइथमोइडल फ्रैक्चर एंड द नेजल फ्रैक्चर, कि आपको जो सर्जरी है उससे पहले डिले करना होगा ताकि स्वेलिंग जो है वो सबसाइड हो जाए। देन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल फ्रैक्चर है अगर बच्चों में हो रहा हो तो दैट कुड बी प्रेजेंट विद द ट्रैप डोर ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर। जब ये इंफीरियर रेक्टस मसल को इन्वॉल्व करता है सो दैट कुड बी प्रेजेंट विद द ओक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स। तो याद क्या रखना है चिल्ड्रंस? प्रेजेंट विद द टैप डोर ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर that involve the inferior rectus muscle and present with the oculocardiac reflexes। ओक्यूलोकार्डियक का क्या मतलब है कि आई के तो साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको कार्डियक मिल रहा होता है, ब्रेडिकार्डिया, सिनकोप और नोजिया मिल सकता है। सो दीज आर द ओक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्सेस। ट्राइड याद रखना है, नोजिया, सिनकोप एंड ब्रेडिकार्डिया। देन अगर किसी पेशेंट में आपको ट्रैपडोर ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ अ एमरजेंसी सर्जिकल इंडिकेशन। सो आपने अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होगी इस पेशेंट में। देन एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ऑफ द ऑर्बिटल फ्रैक्चर, दैट इज द रेट्रोबल्बर हैमरेज। रेट्रोबल्बर हैमरेज क्या होता है? जिसमें हमारे पास बिहाइंड द बल्बर कंजक्टाइवा जो है ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इसके लिए आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। क्या करेंगे आप? बेड साइड पर ही लेटरल कैंथोटमी कर देंगे, जो लेटरल कैंथस है वहाँ से उसको पार्ट को रिमूव करेंगे, या इंफीरियर कैंथोलाइसिस करेंगे। लेटरल कैंथस को अगर पूरा नहीं कर सकते तो उसके इंफीरियर पार्ट को तोड़ेंगे अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। इससे क्या होगा, जो हैमरेज है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और ब्लाइंडनेस से पेशेंट को आप बचा लेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन जिसमें आपने लेटरल कैंथोटमी करनी होगी टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। ये हो गई बात ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स की। अब बात करते हैं मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स की। सो मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास पार्शियली या कंप्लीट सेपरेशन करवा देते हैं ऑफ द फेस फ्रॉम द स्कल। अब बात की जाए ये कौन सी प्लेट ये मेनली किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं? बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं। तीनों में जो आपने कॉमनली सुनने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा दैट इज़ द टेरागोइड प्लेट ऑफ द स्फेनॉइड बोन। याद रखिएगा मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स की जो जितनी भी टाइप्स हैं वो इन्वॉल्व कर रही होती हैं टेरागोइड प्लेट ऑफ द स्फेनॉइड बोन। लीफोर्ड क्लासिफिकेशन आर डिवाइडेड इनटू द 3, लीफोर्ड 1, लीफोर्ड 2 एंड लीफोर्ड 3। लीफोर्ड 1 को फ्लोटिंग पैलेट कहा जाता है, लीफोर्ड 2 इज अ फ्लोटिंग मैक्सिला एंड लीफोर्ड 3 इज फ्लोटिंग फेस। ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है कि किसमें क्या चीज़ फ्लोट कर रही होगी, कि उसका फ्रैक्चर है बेसिकली। ये जो फ्लोटिंग पैलेट है इट इज़ अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो एल्विलस है और पैलेट है उससे सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम द अपर फेस। पिक्चर जब आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, जो हमारे पास ये पैलेट वाला रीजन है ना ये अपर फेस से सेपरेट हुआ है। फ्रैक्चर लाइन एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम द टेरागोइड प्लेट ऑफ द स्फेनॉइड बोन and lateral wall of the maxillary sinus and the pyriform aperture of the nose. Then Lefor 2 that is the floating maxilla is pyramidal fracture. Pyramidal fracture होता है, ये इन्वॉल्व कर रहा होता है होल ऑफ डेंटिशन बेयरिंग पोर्शन ऑफ द मैक्सिला, जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं वो रीजन और नेजल बोन के रीजन्स को। फ्रैक्चर लाइन एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम द टेरागोइड प्लेट ऑफ द स्फेनॉइड बोन, इंफीरियर ऑर्बिटल बोन एंड अक्रॉस द ब्रिज ऑफ द नोज।
देन लीफोर्ड 3 दैट इज अ फ्लोटिंग फेस इज अ क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन, इसमें आपका जो होता है फेशियल स्केलेटन में सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द स्कल। ये फ्रैक्चर लाइन कहाँ से रन कर रही होती है, टेरिगॉइड प्लेट से लेके जाइगोमैटिक आर्च की बेस तक, एंड इन्वॉल्व करती है लैटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर एंड द नेजल ब्रिज। ये इसकी फ्रैक्चर लाइन की जो है एक्सटेंशन है। सो दिस इज लीफोर्ड क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं, सो डैट इंक्लूड मैल ओक्लूजन। मैल ओक्लूजन का क्या मतलब है कि जो जॉ है वो ठीक से बंद नहीं होगा। देन इलोंगेशन ऑफ द मिड फेस, फ्रैक्चर हो गया तो फेस कैसा हो रहा होगा, बड़ा बड़ा सा हो रहा होगा, लंबा सा हो रहा होगा। मोबिलिटी ऑफ द मैक्सिला आपको मिल रही होगी। देन CSF राइनोरिया मिलता है इन केस ऑफ लीफोर्ड 2 एंड लीफोर्ड 3 फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर अनडिस्प्लेस्ड है और मिनिमली डिस्प्लेस्ड यानी इतना ज़्यादा आपको लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है, सो इन दैट केस देयर वुड बी अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इमोबिलाइज थोड़ा सा करना फेशियल रीजन को और एनाल्जेसिक्स दे देना। अगर मोबाइल है मैक्सिला, अनस्टेबल फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, ओक्लूजन नहीं हो पा रही, मैल ओक्लूजन है, सो दैट इज अनस्टेबल फ्रैक्चर, और इस केस में आपने और ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करनी होगी ऑफ दिस फ्रैक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं जाइगोमैटिक फ्रैक्चर की। नेजल बोन्स आर द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफ द फेशियल स्केलेटन। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द फेशियल स्केलेटन है, दीज आर द जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स। ये मिडिल 1/3 ऑफ द फेस का फ्रैक्चर होता है। ये जाइगोमैटिक और मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर और ट्राइपॉड फ्रैक्चर क्या होता है, ये इसका ट्राइपॉड बनाया हुआ है मैंने, जिसमें आपके पास फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर जो होता है उसकी रप्चर हो जाना, जाइगोमैटिक आर्च का फ्रैक्चर होना और मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ द जाइगोमा का फ्रैक्चर हो जाना। दैट विल इंक्लूड इंफीरियर ऑर्बिटल रिम, इंफीरियर ऑर्बिटल फ्लोर, लैटरल वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। सो ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है जो कि जहाँ जहाँ जाइगोमैटिक जो बोन है उसका एक्सटेंट हो रहा है वहाँ पर आपको फ्रैक्चर नज़र आ रहा होगा। और इसी पे मैंने आपको कहा था कि ऑर्बिटल फ्लोर का जो फ्रैक्चर होता है दैट कुड बी अलोंग विद द जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स। देन वी हैव लोअर 1/3 फ्रैक्चर। लोअर 1/3 जो हमने अपर 1/3 कंप्लीट कर लिया जिसमें फ्रंटल साइनस पढ़ा, मिडिल 1/3 कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने ऑर्बिट, नोज, जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स, मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स पढ़े। लोअर 1/3 जो होता है ये इन्वॉल्व कर रहा होता है मैंडिबल और मैंडिबुलर टीथ को। सो इसमें जो फ्रैक्चर होता है दैट इज द ओनली मैंडिबुलर फ्रैक्चर। नाउ मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स की साइड्स जो होती हैं दैट कुड बी कॉन्डाइलर नेक रीजन जो कि मोस्ट कॉमन है, एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द कैनाइन टीथ का जो रीजन होता है वो कॉमन साइट हो सकती है। देन गार्ड्समैन फ्रैक्चर क्या होता है, ये हमारे पास फ्रैक्चर है जो कैसे होगा कि ब्लो ऑफ द चिन हुआ है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, चिन जाके डैशबोर्ड से लग जाती है, कोई फॉल है जिसमें चिन जाके किसी ब्रिक से लग गई है, तो एज अ रिजल्ट जो है चिन पर जो फोर्स अप्लाई हुई है ना उसकी वजह से जो मैंडिबुलर कॉन्डाइल्स हैं उसका या तो यूनिलैटरल सिर्फ एक तरफ का कॉन्डाइल फ्रैक्चर होगा या फिर दोनों ही कॉन्डाइल ऑफ द फ्रैक्चर कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल फ्रैक्चर हो जाएंगे बिकॉज फोर्स ऑन द चिन। देन वी हैव अ बटरफ्लाई फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल। इसमें क्या होगा कि जो सेगमेंट ऑफ द मैंडिबल है वो डिटैच्ड हो जाएगा। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए क्योंकि जो टंग है वो पीछे की तरफ गिर जाती है, सो दैट कुड लीड टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें आपने अगर ओपन फ्रैक्चर है तो आपने उसमें सबसे पहले क्या करना है, एंटीबायोटिक देने हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट ऑप्शन जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। अदर ऑप्शंस में हमारे पास क्लोज रिडक्शन भी आ सकती है, इंट्रामैक्सिलरी फिक्सेशन भी आ सकती है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन मैंडिबुलर फ्रैक्चर इज द ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। So this is all about maxillofacial injuries, a very important topic of the orthopedic surgery. थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है बट ये वीडियो जो है सारे पॉइंट्स को कवर कर रही है। होप सो आपको ये हेल्प होगा इन योर एग्जाम्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।